हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं आज चैनल पर, कुछ व्यस्तता के चलते या फिर मान लीजिए कि फेस्टिवल के चलते मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आज से हम अपनी स्टडी को दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक जो भी मैंने इस पर सेशन लिए हैं आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो। आज से मैं फिगर्स ऑफ स्पीच पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज लाई हूँ जिसे हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं डेली 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया करूँगी और टॉप 100 ये फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे। उसके बाद हम राइटर वाइज या फिर आप टॉपिक वाइज भी, जैसा आपको सही लगेगा, आप ये सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि टॉपिक वाइज या फिर राइटर वाइज हम क्वेश्चन सीरीज सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई होप आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज। फिगर ऑफ स्पीच एग्जैक्टली क्या है? अ मीटर, अ राइमिंग फिगर, अ राइमिंग इमेज, अ रेक्टोरिकल फिगर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को हम एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं? अगर हम इसे एक लाइन में डिफाइन करें तो हम इसे बोलेंगे अ रेक्टोरिकल फिगर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। देखिए, यहां पर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई है सेकंड क्वेश्चन में। अ फिगर ऑफ स्पीच इज, ऑप्शंस हैं, एन intentional repetition of ordinary language for the sake of rhetorical effect, an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhyming effect, an unintentional deviation from specific language for the sake of musical effect, an intentional deviation from ordinary language for the sake of rhetorical effect। तो क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर लूं। यस, बताइए। अ फिगर ऑफ स्पीच इज, तो हम क्या कहेंगे फिगर ऑफ स्पीच को? एन इंटेंशनल डेविएशन from ordinary language for the sake of rhetorical effect. Okay, this is the correct definition of a figure of speech. Moving to the next third question. देखिए, इसके दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू। ट्रेडिशनल रूप से हम फिगर्स ऑफ स्पीच को क्लासिफाइड करते हैं किसमें? सिम्बलीज एंड मेटाफर्स में, अटरेंस एंड परफॉर्मेंस में, एंड नेक्स्ट ऑप्शंस आर स्कीम्स एंड ट्रॉप्स में, या वर्ड्स एंड फ्रेजेस में। बताइए, जो ट्रेडिशनल वे है हमारा, उसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच को किसमें क्लासिफाई करते हैं? चार ऑप्शंस है आपके सामने। दो ऑप्शंस हैं सिम्बली एंड मेटाफर्स, utterance and performance, and option C है schemes and tropes, words and phrase. What is the correct answer? Yes, हम जो figure of speech को classify करते हैं हम करेंगे schemes and tropes में। Okay, option C is the right answer. Next question number 4. Figure of speech is sometime called. Figure of speech को और हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं रेक्टोरिक, प्रोसोडी, यूसेज, सिंटैक्स। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझ गए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इसका आंसर लगभग मिलता जुलता ही देखा था। क्या है इसका राइट आंसर? रेक्टोरिक। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन।
देखिए हर एक फिगर ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे कि इस 2 लाइन्स दे दी हैं पोएम की और उसमें पूछ लिया गया है कि इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है। एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो आपको डेफिनेशन भी कंफर्म होनी चाहिए किसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, जैसे यहाँ पे एलिट्रेशन के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन 5, एलिट्रेशन मे बी डिफाइंड एज, ऑप्शन है अ लिटरेरी जर्नल, are repeated consonants in a sentence, a repetition of a speech sound in a sequence of words, literary aptitude। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए एलिटरेशन और एसोनेंस दोनों लगभग सिमिलर से हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एलिटरेशन कब आता है, जब हम रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। और एसोनेंस कब आता है, जब हम रेपिटेशन ऑफ साउंड्स की बात करते हैं या बाउल साउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। एसोनेंस कब आएगा, बाउल साउंड्स में, बाउल साउंड्स की रेपिटेशन के लिए, और एलिट्रेशन स्पीच साउंड बोल लीजिए या कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑप्शन बी है रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस एंड ऑप्शन सी है रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी ही होना चाहिए। एलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, लेकिन अगर आंसर की के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर है आर रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड। तो हम इसका ऑप्शन बी ही राइट मानेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिपीटेड कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑप्शन 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। बताइए ये लाइन किसका इंस्टेंट, ये किसका एग्जाम्पल है? ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक्स, पन, पैराडॉक्स, एलिट्रेशन, हाइपरबोली। देखिए अभी ऊपर हमने एलिट्रेशन की डेफिनेशन समझी थी। एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, या कॉन्सोनेंट वर्ड बोल लीजिए, लेटर्स बोल लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें रिपीटेशन की बात करें, अब रिपीटेशन ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड में जरूरी है वही हो, ठीक है। रिपीटेशन मतलब 2 से ज्यादा बार भी अगर वो आ रहा है तो हम उसे रिपीटेशन में ही मानेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है, ओ बट आई फियर में एफ का साउंड, द फिकल फ्रीक्स एफ, ठीक है, तो 3 बार ही एफ का साउंड आ रहा है इसमें। ओके, ओ बट आई फियर द फिकल फ्रीक्स, ठीक, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फुल फैथम 5 thy father lie is an example of। This is also easy for you। Full fathom 5 thy father lies। ऑप्शंस हैं एलिट्रेशन, अपोस्ट्रोफी, लाइटोटस, एपिग्राम। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, एलिट्रेशन, क्योंकि यहां पर भी एफ का साउंड, देखिए एफ 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टर्म is used when repetition of the same word or words at the start of 2 or more lines। अब हमें बताना है कि हम कौन सी टर्म को यूज करते हैं जब रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड, किसी सेम वर्ड का, यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर या फिर वाउल साउंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है। सेम वर्ड और वर्ड्स मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनका रिपीटेशन हो एट द स्टार्ट ऑफ द 2 और मोर लाइन्स, किन्हीं 2 लाइनों की शुरुआत में, या 2 से ज्यादा लाइन्स भी होती हैं उनकी शुरुआत में किसी सेम वर्ड का रिपीट होना, ठीक है, या सेम बहुत सारे वर्ड्स है लाइन से हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है एनाफोरा, एनेक्डोट, पेरिफेरी, कॉन्सोनेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई थिंक क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे।
यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है एनाफोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इससे आपको क्या क्लियर हुआ? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में ही एनाफोरा की क्या है, डेफिनेशन छिपी हुई है। ठीक है, तो एनाफोरा आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म यूज्ड फॉर रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड, ध्यान रखें, द टर्म यूज्ड फॉर रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लोजेस इज, ऑप्शन है एनाफोरा, रेपिटेटिव, टॉटोलॉजी, नन ऑफ द अबव। यहां पे नन ऑफ द अबव होगा, जस्ट अ मिनट, अबव। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए ये भी सेम ही बात कर रहा है, अगर आप ध्यान से समझे, द टर्म यूज्ड फॉर रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोजेस। ओके, सक्सेसिव क्लोजेस मतलब एक के बाद नेक्स्ट क्लोज जो आ रही है उसमें भी वही सेम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है या फिर पूरी फ्रेज का रिपीटेशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यस, इट इज नोन एज एनाफोरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, the figure of speech characterized by repetition of words or group of words at the beginning of the consecutive sentence is called। देखिए क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसे कैरेक्टराइज, जिसकी विशेषता है, ऐसे मान लीजिए, बाय रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस। ऑप्शंस आर एपोस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन, इंक्रीमेंटल रेपिटेशन या एनाफोरा। यस, देखिए यहां से आपको एनाफोरा की तीन डेफिनेशन क्लियर हो गई हैं। 3 क्वेश्चन लगातार आपके एनाफोरा पर है। इसका राइट आंसर क्या है? एनाफोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द अपोजिट ऑफ एनाफोरा। अब आपको बताना है कि एनाफोरा का अपोजिट क्या होता है। एपिस्ट्रॉफी, एपेनलैप्सिस, एनाफोरा, अपोस्ट्रॉफी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए एनाफोरा का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है एपिस्ट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, a ludicrous descending order of the series of ideas in a disc is the description of। देखिए ludicrous descending order है। descending order मतलब जब हम इस तरीके से मानिए, जब हम किसी बड़ी चीज को स्टार्टिंग में बताएं और फिर बहुत ही जिसकी मतलब वैल्यू ही नहीं है उसकी तरफ उसे लेके चली जाए। ठीक है, तो वो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर। इसकी सीरीज है आइडियाज की, और इसके डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, थीसिस या पन। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए अगर यही चीज असेंडिंग ऑर्डर में कही जाए, असेंडिंग मतलब सबसे कम वैल्यू वाली चीज को स्टार्टिंग में बताया जा रहा है, फिर उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे उसे? क्लाइमेक्स, जब वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन यहाँ पे लिडिक्रस है, साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब किसी बड़े हादसे या किसी बड़े चीज के बारे में जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में शुरुआत में बताया गया, लेकिन बात धीरे धीरे बढ़कर आगे जो वर्ड्स यूज किए गए वो बिल्कुल ही जिनकी वैल्यू ही नहीं है, उन वर्ड्स को यूज कर लिया गया, तो वो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स इज। अब एंटी क्लाइमेक्स का आपको अदर नेम बताना है, क्या होता है? बेथोस, पन, क्लाइमेक्स, एंटीथीसिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। देखिए एंटी क्लाइमेक्स का जो अदर नेम है वो हम एंटी क्लाइमेक्स को बोलते हैं पैथोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 14, द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे, हियर द फिगर इज। देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। लाइन आप समझ लीजिए पहले। लाइन है द सोल्जर्स फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड अ सीलिंग अ डे। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ऑप्शन है एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, और नेक्स्ट दो ऑप्शन आगे हैं अगले पेज पर, हम देख लेते हैं उन्हें भी। दो ऑप्शन है मेटानमी और सिनेक्डेकी। इसकी स्पेल सही कर देते हैं, सिनेक्डेकी, यहाँ ई और आएगा, ठीक है, और एम थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक। दो ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, दो यहाँ पर, एंटी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स, एंड मेटानमी और सिनेक्डेकी। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, जस्ट अ मिनट। यस, एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, मेटानमी और सिनेक्डेकी। देखिए अगर आप ध्यान से समझे इस लाइन को, तो आपको ऊपर जो हम डेफिनेशन क्लियर करते आ रहे थे ना एंटी क्लाइमैक्स की, वही है इसमें। देखिए कैसे लाइन है, द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी, ठीक है। पहली लाइन में पहले क्या कहा गया, जो सोल्जर्स है वो फाइट करते हैं ग्लोरी के लिए, ठीक है। और लास्ट में क्या कहा गया है, एंड अ सीलिंग अ डे, मतलब अपने मतलब दिनचर्या को पूरी करने के लिए, या ऐसे कह दीजिए अपनी जीविका चलाने के लिए। तो ऐसा तो बिल्कुल अनवैल्यूएबल थिंग को एक वैल्यूएबल चीज के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहले वैल्यूएबल चीज आई, फिर उसकी ज्यादा वैल्यू है ही नहीं इस चीज की, इसे दे दिया गया। तो अब क्या हुआ इसमें, एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखिए ध्यान से, रुकिए एक मिनट। यस, इसे थोड़ा हम, हाँ अभी, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्रॉन ऑल दो हर आईज आर सनी, हर स्माइल आर लाइटनिंग दो हर प्राइड डिस्पेयर, दीज लाइन शोज अ फिगर। अब यहां पर फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है। लाइन्स को आपको ध्यान से समझना है। लाइन्स हैं, फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्रॉन ऑल दो हर आईज आर सनी, हर स्माइल्स आर लाइटनिंग दो हर ब्राइट डिस्पेयर। तो देखिए इसमें आपको दूर से देख के ही समझ आ रहा होगा कि इसमें दो अपोजिट चीजों के बारे में साथ साथ कहा जा रहा है। पहली लाइन कह रही है फेयर इज माई लव, लेकिन सेकंड लाइन में कह दिया जाता है क्रूअल एज शी इज फेयर, ठीक है, जस्ट अपोजिट बोल दिया गया। नेक्स्ट है हर ब्रो शेड्स फ्रॉन, मतलब पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट कट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है, दो अपोजिट वर्ड्स को दिया जा रहा है। तो ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? ऑप्शन है सिंथेसिस, स्पोनेरिज्म, स्पूनेरिज्म, एपिग्राम, एंटीथेसिस। तो हम इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? एंटीथीसिस, ठीक है, जिसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट कट करती हुई नजर आए, तो उसे बोलते हैं एंटीथीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, द फिगर ऑफ स्पीच इज, बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ऑप्शन है एपिग्राम, लाइटोटस, पन, एंटीथेसिस। देखिए इसमें वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दो दो फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है, लेकिन हम मोस्ट प्रीफरेबल देखें तो इसमें हम ऑप्शन डी पर ही जाएंगे, एंटीथेसिस, ठीक है, प्रपोजेस डिस्पोजेस एक दूसरे को कट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंटीथेसिस। क्वेश्चन 17, a man's nature runs either to herb or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other, the figure of speech is। देखिए लाइंस को बहुत ही ध्यान से समझना है, तभी आप इसकी फिगर ऑफ स्पीच पता कर पाओगे। A man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एपिग्राम, लाइटोटस, पन या एंटीथेसिस। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका आंसर इस लाइन में ही छिपा है। यस, इसमें भी एंटीथेसिस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन 18, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई बॉयज, द फिगर ऑफ स्पीच इज, बताइए। लाइन है गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई बॉयज। ऑप्शन एपिग्राम, लाइटोटस, पन, एंटीथेसिस। यस, इसमें भी एंटीथेसिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 19, ये तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, फिगर ऑफ स्पीचेस। देखिए हम इसमें ज़्यादातर अगर एंटीथेसिस नहीं भी आता तो हम इसमें एपिग्राम भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंटीथेसिस है तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट जो प्रीफरेबल क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा एंटीथेसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसे देख लेते हैं। यस, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। अब इस लाइन में ये जो दो लाइन दी है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये देखना है। इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights more I lay and could win thee sleep by any stealth. ऑप्शन है ओनोमोटोपैया, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Even thus last night and 2 nights more I lay and could win thee sleep by any stealth. What is the correct answer? Yes, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है अपोस्ट्रॉफी। इसमें स्लीप को इंडिकेट करते हुए बात को कहा जा रहा है, ठीक है। और जब हम किसी की ओर हिंट करते हुए बात को कहते हैं तो उसमें अपोस्ट्रॉफी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू। यस, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Which figure of speech has been used in the following line? अभी ये जो लाइन दी हुई है इसमें फिगर ऑफ स्पीच देखनी है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ऑप्शन है हाइपरबोली, ऑक्सीमोरोन, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन। यस, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। इसमें भी देखिए इशारा किया जा रहा है किसकी तरफ? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट 22, देयर रोल्स द सी, वेयर ग्रोज द ट्री, ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज दाउ सीन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स इज। देखिए लाइन को ध्यान से समझना है। There rolls the sea, where grows the tree. O earth, what change hast thou seen? Options है apostrophe, pun, personification, lightus. क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें भी ऐसा लग रहा है कि अर्थ को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। अर्थ को की ओर इशारा करते हुए बात कही जा रही है, अर्थ से कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23, देखिए इसमें लाइन तो है ये छोटी सी ही, हेल स्माइलिंग मोन, ठीक है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, इसके ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं। हेल स्माइलिंग मोन ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन है अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, पन या सिमली। क्या होगा इसका राइट आंसर? हेल स्माइलिंग मॉन। यस, हेल स्माइलिंग मॉन। इसमें भी स्माइलिंग मॉन जो है ना, मॉर्निंग को बोला गया है बेसिकली, तो मॉर्निंग को इंडिकेट किया जा रहा है, मॉर्निंग की ओर इशारा करते हुए बात कही जा रही है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यस, exalt, O shores and ring, O bells. Here the figure is, यानी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है यहाँ पर? Exalt, O shores
and ring or bells. Apostrophe, simile, personification, metaphor. Yes, इसमें भी क्या है राइट आंसर? अपोस्ट्रॉफी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. आई थिंक अब तक आपको अपोस्ट्रॉफी क्लियर हो चुकी होगी. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. इसे और देख लेते हैं. ठीक है, यस 25. डियर कम नियर एंड फियर नॉट. डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? वेट अ मिनट. यस, डियर कम नियर एंड फियर नॉट. ऑप्शन है एलिट्रेशन, एसोनेंस, क्लाइमेक्स, नन ऑफ द अबव. यहाँ पर है नन ऑफ द अबव. तो किसका एग्जाम्पल है ये? यस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि जब हम कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन की बात करते हैं तो ऑप्शन होता है हमारा एलिट्रेशन. फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन होती है. लेकिन जहाँ कहीं भी वाउल साउंड की बात हो तो वहाँ पर क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एसोनेंस. जैसे यहाँ पर हम वाउल साउंड की रिपीटेशन देखेंगे. डियर, ठीक है, ई ए, इसकी ईयर वाली जो वाउल साउंड है उसकी रिपीटेशन हो रही है. यहाँ पे देखिए डियर, नियर, फियर 3 बार रिपीट हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर ई ए इसकी जो साउंड आ रही है वो सिमिलर आ रही है. ठीक है, वाउल साउंड की जो रिपीटेशन है वो सेम है वही. तो यहाँ पर अगर ये सेम है तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो जाएगी हमारी? यस, एसोनेंस. ठीक है, एसोनेंस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कीप स्माइलिंग, कीप योर लर्निंग. ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.